आयुर्वेद। ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद पुराने ग्रंथ, जड़ी बूटियों की महक, सदियों पुरानी परंपराएं, है ना? लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि ये प्राचीन ज्ञान आज एक मॉडर्न अरबों का बाजार बन चुका है? जी हाँ, ये सिर्फ परंपरा नहीं, ये एक जबरदस्त आर्थिक क्रांति है। तो चलिए इस बड़े बदलाव की कहानी को जरा करीब से समझते हैं। हाँ, ज्यादातर लोगों के लिए आयुर्वेद की तस्वीर कुछ ऐसी ही है। पारंपरिक इलाज, पुरानी जड़ी बूटियों वाले नुस्खे, एक ऐसी दुनिया जो इतिहास की किताबों का हिस्सा ज्यादा लगती है। लेकिन अब इस तस्वीर को पूरी तरह से बदलने का वक्त आ गया है। और इस पुरानी सोच को ये एक नंबर पूरी तरह से बदल देता है। 3605 बिलियन रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है दोस्तों, ये 2033 तक भारत के आयुर्वेदिक बाजार का अनुमानित साइज है। तो सवाल ये उठता है कि ये प्राचीन ज्ञान आखिर इतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर कैसे बन गया? तो चलिए सबसे पहले इन्हीं नंबर्स की कहानी को समझते हैं और ये देखते हैं कि आखिर ये पैसा आ कहां से रहा है। जरा इस ग्राफ पर एक नजर डालिए। आज 2024 में ये मार्केट करीब 876 बिलियन रुपीस का है। लेकिन असली कहानी तो भविष्य में है। अनुमान यह है कि ये मार्केट 16% से भी ज्यादा की सालाना दर से बढ़ेगा। मतलब हर साल ये पिछले साल से 16% और तेजी से बढ़ेगा और एक दशक से भी कम समय में लगभग 4 गुना बड़ा हो जाएगा। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं, ये एक तरह का धमाका है। अब जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो यहाँ इस टेबल में है। भारत की ग्रोथ रेट 16% है, जो कि बहुत अच्छी है। लेकिन दुनिया भर में देखिए, यहाँ हाईलाइट भी किया गया है, ग्लोबल ग्रोथ रेट लगभग 19.5% है। ये एक साफ इशारा है कि पूरी दुनिया आयुर्वेद के लिए तैयार है और भारतीय कंपनियों के लिए ये एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का मौका है। तो इस विशाल बाजार को चला क्या रहा है? देखिए, इस चार्ट से साफ है कि लगभग 70% हिस्सा तो रोजमर्रा के हर्बल प्रोडक्ट्स का है, जैसे साबुन, सप्लीमेंट्स वगैरह। लेकिन असली कहानी यहाँ छिपी है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेगमेंट है मेडिकल और थेरेपी का। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि लोग अब आयुर्वेद को सिर्फ एक लाइफस्टाइल चॉइस नहीं, बल्कि एक मेनस्ट्रीम मेडिकल ट्रीटमेंट की तरह देख रहे हैं। और इस ग्रोथ स्टोरी में एक और बहुत बड़ा प्लेयर है, वेलनेस टूरिज्म। 2030 तक भारत में इस सेक्टर की वैल्यू $82 बिलियन तक पहुंच सकती है। और ये सब अपने आप नहीं हो रहा है। सरकार की हील इन इंडिया जैसी पहल और खास आयुष वीजा जैसी पॉलिसीज दुनिया भर से लोगों को यहां इलाज के लिए खींच रही हैं। लेकिन ये जबरदस्त ग्रोथ कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे एक बहुत सोची समझी सरकारी रणनीति है, जिसमें सिर्फ पॉलिसीज ही नहीं बल्कि अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट भी शामिल है। आइए देखते हैं कि सरकार इस पर इतना बड़ा दांव क्यों और कैसे लगा रही है। इस पूरी सरकारी रणनीति का जो दिल है वो है राष्ट्रीय आयुष मिशन या NAM। आसान भाषा में कहें तो ये केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है, जिसका एक ही मकसद है, पूरे देश में आयुर्वेदिक सेवाओं के क्वालिटी को सुधारना और उन्हें हर किसी की पहुंच में लाना। और सरकार इसमें पैसा कैसे लगा रही है, ये देखिए। हिमालय और नॉर्थ ईस्ट जैसे मुश्किल इलाकों में केंद्र सरकार 90% खर्चा उठाती है, जबकि बाकी राज्यों में यह हिस्सा 60% है। ये सिर्फ पैसे बांटना नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है ताकि देश के कोने कोने तक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो सके। आयुर्वेद की एक बहुत पुरानी और बड़ी शिकायत रही है, क्वालिटी कंट्रोल। मतलब ये कि जो दवा हम ले रहे हैं वो कितनी शुद्ध और असरदार है, ये कैसे पता चले। इसी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए लाई गई AOGSU योजना। इसका एक ही टारगेट है, इंडियन आयुर्वेदिक दवाओं को दुनिया के बेस्ट स्टैंडर्ड्स के बराबर लाना। और ये सिर्फ कोई कागजी योजना नहीं है। सरकार इसे असल में कामयाब बनाने के लिए प्राइवेट कंपनियों को अपनी फैक्ट्री और लैब्स को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मानकों तक अपग्रेड करने के लिए 3 करोड़ रुपए तक की सीधी सब्सिडी दे रही है। सोचिए, एक छोटी या मीडियम साइज की कंपनी के लिए ये कितनी बड़ी मदद है। पॉलिसी, पैसा, फैक्ट्री, ये सब तो ठीक है, लेकिन किसी भी सिस्टम की असली जान होते हैं उसके लोग। तो चलिए अब देखते हैं कि आयुर्वेद के भविष्य के डॉक्टरों को कैसे तैयार किया जा रहा है और उनके लिए आगे की राह कैसी है। ये तस्वीर है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की, जिसे आयुर्वेद का एम्स भी कहा जाता है। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है। यहाँ 200 बेड का एक मॉडर्न हॉस्पिटल है, टॉप क्लास रिसर्च लैब्स हैं और सबसे जरूरी बात, यहाँ के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को जो स्टाइपेंड मिलता है वो मॉडर्न मेडिकल स्टूडेंट्स के बराबर है। ये एक साफ मैसेज है, अब आयुर्वेद में भी बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट किया जा रहा है। अब देखिए,
अच्छी पढ़ाई तो हो गई, लेकिन ये कैसे पक्का किया जाए कि हर डॉक्टर एक मिनिमम स्टैंडर्ड पर खरा उतरे? इसके लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, नेशनल एग्जिट टेस्ट या नेक्स्ट। जैसा कि इस टाइमलाइन में दिख रहा है, कुछ शुरुआती विरोध के बाद अब यह तय हो चुका है। 2021-22 बैच से हर आयुष ग्रेजुएट को प्रैक्टिस करने का लाइसेंस पाने और पीजी में एडमिशन के लिए ये एक एग्जाम पास करना होगा। मतलब साफ है, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। लेकिन डिग्री के बाद का रास्ता वो उतना सीधा नहीं है। ये टेबल एक कड़वी सच्चाई दिखाती है। सरकारी और प्राइवेट सेक्टर की सैलरी में जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ सरकारी नौकरी है जहां अच्छी सैलरी और सिक्योरिटी दोनों हैं, दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर जहां शुरुआती सैलरी काफी कम है। ये आज के नए ग्रेजुएट्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती और एक बड़ा सवाल है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे मॉडर्न और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, टेक्नोलॉजी जो इस प्राचीन ज्ञान को 21वीं सदी में लेकर आ रही है। इस क्रांति के सेंटर में है आयुष ग्रिड, पूरे आयुष सेक्टर को डिजिटाइज करने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि एक मरीज अपने एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों के मेडिकल रिकॉर्ड्स को एक ही डिजिटल हेल्थ आईडी से लिंक कर सकता है। यह हेल्थ केयर के इंटीग्रेशन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और इस डिजिटल क्रांति को सिर्फ सरकार नहीं चला रही, इसे असली रफ्तार दे रहे हैं नए नए स्टार्टअप्स, जैसे कि निरोग स्ट्रीट, एक B2B प्लेटफॉर्म जिसे आयुर्वेद का Amazon कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये हजारों डॉक्टरों को सीधे मैन्युफैक्चरर से जोड़ता है, जिससे बीच के बिचौलिए हट जाते हैं और दवाओं की क्वालिटी और ओरिजिनलिटी बनी रहती है। वहीं कपीवा जैसे स्टार्टअप्स आयुर्वेद को आज की जनरेशन के लिए कूल बना रहे हैं। वो पारंपरिक चूर्ण को गमीज और जूस जैसे मॉडर्न और आसान फॉर्मेट्स में बेच रहे हैं, जिससे शहरों के युवा भी इसे अपना रहे हैं। और ये सिर्फ कोई ट्रेंड नहीं है, एक साल में 114 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इस बात का सबूत है कि ये स्ट्रैटेजी जबरदस्त काम कर रही है। तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इतनी तरक्की के बावजूद आगे का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है। कुछ बहुत बड़ी कानूनी और वैज्ञानिक चुनौतियां हैं जिन्हें पार करना अभी बाकी है। चलिए समझते हैं कि वे क्या हैं। और इन चुनौतियों में सबसे बड़ा, सबसे पेचीदा और सबसे विवादास्पद सवाल यह है, क्या एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को मॉडर्न यानी एलोपैथिक दवाएं लिखने की इजाजत होनी चाहिए? इस बहस को क्रॉसपैथी भी कहा जाता है और ये इस इंडस्ट्री के भविष्य का शायद सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ एक अजीब सी कानूनी खिंचतान चल रही है। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अपनी ट्रेनिंग के बाहर प्रैक्टिस करना लापरवाही मानी जाएगी, लेकिन क्योंकि हेल्थ राज्यों का विषय है तो कुछ राज्यों ने इसकी सीमित इजाजत दे दी है। वहीं नेशनल मेडिकल कमीशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसका जोरदार विरोध करते हैं। और ये हमें हमारे आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। हमने अरबों के बाजार को देखा, सरकारी पॉलिसीज को समझा और टेक्नोलॉजी के कमाल को भी परखा, लेकिन इन सब के बीच क्या यह प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान सच में एक साथ आकर हेल्थ केयर का एक नया मिला जुला भविष्य बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।